Hello aspirants, welcome to our syllabus discussion for polity and governance in the civil services exam. पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हमने साथ में लिया है क्योंकि इसमें आप देखेंगे काफ़ी बड़ा ओवरलैप होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, एंड इट इज़ नॉट फ्रूटफुल टू स्टडी दीज सब्जेक्ट सेपरेटली, राइट। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी कि जब आप गवर्नेंस पे करेंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करेंगे गवर्नेंस में, तो इसीलिए हम लोग ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को इंटीग्रेट करके लिया है। अगेन इस वीडियो में हम ये देखेंगे हमारे डिस्कशन जो रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहला है कि व्हाट इज इन द सिलेबस, राइट, द सिलेबस दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी, राइट। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उसमें ये अच्छे से डिटेल में मेंशन होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एन एग्जाम दैट यू शुड नो द सिलेबस प्रॉपर्ली। फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स जो रही हैं पॉलिटी और गवर्नेंस रिलेटेड इस एग्जाम में। हम दोनों प्रीलिम्स एग्जाम में ट्रेंड्स देखेंगे, मेंस में देखेंगे, राइट। एंड देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द अप्रोचेस टू स्टडीइंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। व्हाट शुड बी स्टडीड इन द सब्जेक्ट, कि जब हम सिलेबस देखेंगे तो उससे क्या क्या निकाल के कैसे कैसे पढ़ना है वो हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आके हम ये देखेंगे कि हम कहाँ से पढ़ें। नॉर्मली जो एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से पढ़ें। कहाँ से पढ़े तो सबसे लास्ट में आता है लॉजिकल, आप अगर फ्लो ऑफ थॉट को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस से। नो मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, ऑलवेज पिक अप द सिलेबस फर्स्ट, राइट। बिफोर पिकिंग अप द सिलेबस we'll see the strategy first. हम थोड़ा strategy को पहले देखेंगे, उसके बाद syllabus पे आएंगे क्योंकि strategy is a bit important. एक बार आपके mind में ये strategy set हो गई या आपने decision ले लिया तो for all subjects you'll be taking the same strategy. That is why we have taken this strategy discussion ahead, right? So there are two plans that we see which are normally used by aspirants and toppers to prepare. वन इज प्लान ए, जिसमें आप स्टेज वाइज प्रिपरेशन करते हैं कि आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर आप मेंस के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इंटरव्यू के लिए आपका अलग अप्रोच रहेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें आपका व्हाट, वेयर, व्हेन ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि रीजंस हाउ एंड व्हाई नहीं पूछा जाता, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा व्हाट एंड वेयर पे होता है। फिर मेंस में आप देखेंगे हाउ और वाई वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फेसेस इन इट्स वर्किंग, इस तरीके के क्वेश्चन, राइट। सो आप देखेंगे उसमें ऑब्वियसली आपको व्हाट, वेयर और व्हेन तो पता होना चाहिए, बट हाउ एंड वाई भी आना चाहिए, राइट। एंड देन कमिंग टू योर इंटरव्यू में आपसे करंट इश्यूज, रेलेवेंट चीजें पूछी जाएंगी जो चल रही हैं, राइट, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जो जहां पे आपको फंडामेंटल्स को अप्लाइड नॉलेज से जोड़ना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है और ये इंस्टेंस हो रहा है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, राइट। तो ये एक तरीका है स्टेज वाइज प्रिपेयर करने का। लेकिन ये जो पीसमील अप्रोच है इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जैसे प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं आपका स्ट्रेस ज्यादा व्हाट, वेयर और व्हेन पे रहेगा, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड आ गया तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये रिकॉल करना कि हाउ और वाई क्या होता है, क्योंकि आपने स्ट्रेस किस पे किया है, व्हाट, वेयर और व्हेन पे। सिमिलरली मेंस एग्जाम में आपको वो फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे बट आपको हाउ और वाई तो याद रहेगा, लेकिन अगर आप वो आंसर लिखेंगे आपको खुद लगेगा कि आप एक इनकम्प्लीट आंसर लिख रहे हैं, राइट। तो ये जो पीसमील अप्रोच है इट इज नॉट दैट इफेक्टिव, right, and it requires a lot more effort. Now coming to another approach जहाँ पे effort भी थोड़ा less होता है but and it is highly effective. In fact this is an approach that is recommended by most of the toppers. In fact the most of the toppers that we have discussed this with actually recommend the subject wise approach, that you study polity and governance in an integrated approach for pre and mains, and obviously then you'll apply this knowledge to your
interview, right? So it's an integrated approach. Here, you know the what, where, when, how, and why of a particular issue at once. So you analyze an issue in depth and then you move on to the other issue. So this way, no, if you get a question in prelims that asks you for a reason, you'll know that. If in mains you have to mention a lot of facts about an issue, you will remember them, right? Because you have done integrated preparation. And this is the plan that we also recommend that you follow. Now looking at some of the recent trends in the preliminary examination, if you see the number of questions, they've usually remained at an average level roughly around the 11, 12 level, except for these 2 years when in 2016 only 7 questions came from polity and governance, while in 2017 23 questions were there. That means 23% of the paper was from polity. And this is where I would like to point out, in prelims polity questions are low hanging fruits. लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब ऐसे फ्रूट्स जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सके. अगर नीचे वाली डाल पे कोई फ्रूट लटका है, जैसे सेब लटका है, आम लटका है, तो आप आसानी से तोड़ लेते हैं. तो इसीलिए जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, बिकॉज अगर आपको याद है दैट यू विल डेफिनेटली स्कोर 100% ऑन दीज क्वेश्चंस, राइट? सो जस्ट, और आप देख सकते हैं काफी सिग्निफिकेंट पार्ट आता है, जैसे 2018 में अगेन 11 क्वेश्चन, दैट इज 22 मार्क्स वर फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस. नाउ कमिंग टू द मेंस में द जनरल स्टडीज पेपर 2 डील्स विद पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. 3 टॉपिक्स आते हैं, राइट? पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? तो अगर आप देखेंगे 250 मार्क का पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें से 200 मार्क्स से पॉलिटी और गवर्नेंस से आ रहा है, राइट? सो इट हैज अ वेरी लार्ज परसेंटेज. इनफैक्ट इट मेक्स और ब्रेक्स योर पेपर 2, एंड इन दिस वे मेक्स और ब्रेक्स योर सिलेक्शन इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम. बिकॉज अगर आपको पॉलिटी और गवर्नेंस आपका स्ट्रांग नहीं है, so it is also going to affect your ethics paper, it's also going to affect your social issues in GS1, it might even affect your optionals अगर आपका optional governance या polity related है, right? And it will have an impact on your interview as well, right? If you reach the interview stage, right? So that is why GS2 sections of polity and governance are very, very important. And you can see 16 questions per year, right? So 16 out of 20 questions per year are from this. That is 80% of the paper. 80% of the paper comes from polity and governance. So it holds a very crucial value for your preparation, right? And now we'll see what does the official notification of the civil services exam say. Now the CSE notification, right, in detail, if you want to see it, it is available on our website www.brightcareermaker.com, right? And now we'll see कि उस syllabus में, उस notification में, which are the parts जो polity और governance से relate करता है, right? All of those we have picked out and we have mentioned here, and we will look at them in detail, right? तो जैसे अगर आपने notification नहीं देखी है तो आपको बता दें कि प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस अलग अलग मेंशन है नोटिफिकेशन में, तो आप कंफ्यूज ना हो, राइट? यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. इसका ये मतलब नहीं कि आपको पार्टीज और कौन सी पार्टी को कौन हेड कर रहा है वो पता होना चाहिए, बट इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा, राइट? व्हाट डू यू मीन व्हेन जब इलेक्शंस होते हैं, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सारी चीजें इस सब में आती हैं. फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम ट्रू लोकल गवर्नेंस कहते हैं या ट्रू गवर्नेंस कहते हैं. फिर पब्लिक पॉलिसी, ऑल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिलेट्स टू द पब्लिक इज नोन एज पब्लिक पॉलिसी, तो इसमें काफी बड़ा पार्ट आ जाता है. एंड राइट्स इश्यूज, राइट? राइट्स इश्यूज मीन्स द इश्यूज रिलेटेड टू राइट्स, लाइक योर फंडामेंटल राइट्स. आपने सुना होगा right to freedom of speech and expression is a fundamental right. What do I mean by that? उसके क्या इशू, क्या उसे कोई थ्रेट है, क्या सबको वो राइट मिलता है या नहीं मिलता, राइट? एंड सच इश्यूज आर
discussed or are needed here. And then there's an etc that UPSC adds, right, which makes the syllabus a bit vague. कि एक्सेट्रा से और आगे कहाँ तक जाएंगे, ये कि इतना तो इन्होंने बोल दिया और आगे कहाँ तक जाएंगे, राइट. सो उस पे हम अभी डिस्कशन पे आएंगे कि और आगे कहाँ तक जाते हैं, राइट. फर्स्ट लेट अस सी द CSE मेंस एग्जामिनेशन. इसका अगर आप देखेंगे सिलेबस इज वेरी डिटेल्ड, राइट. सो जैसे ऊपर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वट एवर दे वांट टू नो, राइट, वट एवर दे वांट यू टू नो, राइट, दे हैव मेंशन्ड लाइक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की कैसे बना, how it evolved, the features, amendments, significant provisions, and the basic structure. Now, basic structure doctrine is something you'll study. Second is the functions and responsibilities of the union and the states, the issues and the challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels. Local levels मतलब पंचायती राज, और इसके जो challenges हैं. फिर तीसरा है separation of powers between various organs and the dispute redressal mechanisms. अब सेपरेट पावर्स का सेपरेशन है तो नेचुरली डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सो दिस इज रिलेटेड, राइट. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट, वो सारी चीजें आ जाती हैं. फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैसे फंक्शन करते हैं वो काफी डिटेल में, राइट, पढ़ना है. फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड formal informal associations and their role in polity, right. So this is important, you will be studying about this pressure groups. What are pressure groups? ऐसे कौन से citizen groups हैं जो pressure create करते हैं, lobby करते हैं government में, right. फिर एक चीज़ है representations of people's act. It's a very important legislation और इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, right. Then appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, right. For example, the President of India, constitutional post, right. Chairman of the UPSC, it's a constitutional post. Chief Election Commissioner for India, constitutional post. So you will read about all of them. और इसका नोटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए. मैंने आपको दिखाई दिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. तो नेचुरली इसमें चीज़ें भी ज़्यादा पूछी जाएंगी. Then the next topic is statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Statutory मतलब जो किसी statute से बने हैं, statute या which means a law, उससे बने. Regulatory, the bodies that regulate, right. For example, RBI आपकी banks को regulate करती है, तो इसी तरीके के various regulatory bodies और various quasi-judicial मतलब जो exactly judiciary का part नहीं है but they have certain judicial powers. Right, so these bodies will be discussed. The government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Basically जो prelims में public policy वाला part लिखा है, जो major policies हैं, usually जो आपके questions आते हैं वो related होते हैं आपके current affairs से. अगर कोई important policy आई है तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप अप टू डेट विद योर करंट अफेयर्स. देन द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGO, SHGs, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिन्हें आप कलेक्टिवली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, राइट. उनका क्या रोल है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की पॉलिटी में, इंडिया की गवर्नेंस में, दैट इज covered under this point. Then we come to welfare schemes for the vulnerable sections of the population, right, and the performance of these schemes. और कौन कौन सी institutions है, bodies हैं जो इनके betterment के लिए बनाई गई हैं. For example, National Commission for STs, National Commission for SCs, right. So इसके बारे में आपने सुना होगा. National Commission for Women. All of this is studied under this. The issues relating to development and management of social services related to health, education and human resources. तो health और education के साथ human resources में क्या क्या आ जाता है आपका, skilling as well, right. This skilling, right. So these are important and any current affairs issues related to these topics is usually asked in the exam. The issues related to poverty and hunger, obviously a very crucial point, especially in a country where nearly it is estimated more than
more than 250 million people are below the poverty line. This forms a very important issue. The next important aspects of governance, transparency and accountability. E-governance. E-governance matlab using electronic devices, using the internet for governance, right? Citizen charters. ये क्या होते हैं? This is again important tool for transparency in government offices. And then role of civil services in a democracy. आप सब aspire करते हैं civil servants बनने की, right? तो आपका role क्या है इस democracy में, वो भी आप study करेंगे. और अब आप देखेंगे कि आपको लग रहा होगा कि सिलेबस थोड़ा वेग है, जैसे हमने प्री में देखा था, आगे एटसेट्रा लगा दिया था, या सिलेबस काफी लंबा है. इट एक्सटेंडेड ओवर 2 slides, right? Took us some time to go through it. So how do I study polity, right? For that, after analyzing the syllabus and the previous year's question papers and trends, this is a strategy that we have developed, right? This is how you can tackle the syllabus, right? So that आपका time भी ज़्यादा ना लगे और आपकी efficiently पढ़ाई भी हो. So if we divide the syllabus, right, based on whatever we've seen so far, we can divide it into 4 parts. Constitution part 1, part 2, governance and welfare, and committees and their reports. अब इन सबका significance कैसे है ये आपको आगे बताते हैं. Starting with Constitution part 1, you'll start with historical context. Constitution कहाँ से आया, कौन कौन सी ब्रिटिश पॉलिसीज थी या एक्ट्स थी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया, राइट? सो दैट कम्स अंडर दिस. देन यू हैव द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कमिटीज थी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु इज नोन एज द architect of the Indian Constitution, right? Then you'll come to the preamble. What is the preamble? It is the introduction to the Constitution, right? So it is the first page before the Constitution starts. So what is its significance? Then you'll come to the basic features of the Constitution, right? Constitution के क्या features हैं जो Indian polity को define करते हैं, Indian governance को define करते हैं. फिर comparative study with other constitutions like we've seen, Russian, American, British, French, all of these constitutions के साथ comparison. Then you come to union and the territory, right? कि इंडिया के states के बारे में कि आप states की boundaries create या destroy कैसे करते हैं, क्या कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते. Constitution क्या कहती है? आंध्र प्रदेश जो latest state बना 2014 में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, right? Bifurcation हुआ, तो कैसे हुआ, right? उससे related laws, क्या हम किसी दूसरे कंट्री को अपनी टेरिटरी दे सकते नहीं दे सकते, वो सब यहाँ पे डिस्कस्ड है. फिर सिटीजनशिप, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? अगर आप न्यूज में आपने सुना होगा कि असम में आजकल नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की बात चल रही है. ये न्यूज में आ रहा है कि काफी लोग अब ने इलीगली सिटीजनशिप पेपर्स लिए थे इंडिया के, या इलीगली रह रहे हैं इंडिया में. तो हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट यू विल डिफाइन हियर. फिर हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे या मूल अधिकारों पे. मूल अधिकार मतलब जो आपका मूल अधिकार है, जो आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी ज्यादा जो सेक्रेड है वो अधिकार. जैसे मैंने बोला था, राइट टू फ्रीडम फॉर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट? तो वो कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड, उनसे क्या इश्यूज हैं, वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे. कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो ये कहा गया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उन्होंने ये कहा था कि राइट्स को 2 में डिवाइड करना चाहिए, एक जो जस्टिसिएबल है, एक जो नॉन जस्टिसिएबल है. जस्टिसिएबल मतलब जिनके ऊपर हम, अगर उन्हें कोई हमारे राइट्स को का थ्रेटन करता है या कोई उसे टेक अवे करता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, राइट? जैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट हो रहे हैं. लेकिन कई ऐसे राइट्स हैं जो गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है या उतना पैसा नहीं है, उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती. दोज राइट्स आर कॉल्ड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स एंड दे वर इंक्लूडेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट की पॉलिसी को डायरेक्ट करें. आप इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, ऐसे प्रिंसिपल जो स्टेट की पॉलिसी को डायरेक्ट करें, राइट? अगर हमारे कुछ राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए,
दैट इज समथिंग यूल स्टडी इन फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सी ड्यूटीज है, कहाँ से आई हैं, क्या रैशनल है इसके पीछे। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, आपने सुना होगा प्रेसिडेंशियल रूल या नेशनल इमरजेंसी, राइट। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ें आप इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़ेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। देन कम्स द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अब इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, तो उसे अमेंड कैसे किया जा सकता है, उसके एक सर्टेन प्रोविजन है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। फिर आता है एक चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बेसिक फीचर्स आर डिफरेंट, दोज आर फीचर्स। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इज अ वेरी स्पेसिफिक डॉक्ट्रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1973 में, एक जजमेंट थी केशवानंद भारती जजमेंट, राइट। ये इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है क्या, और यहीं पे आपका कंक्लूड होगा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। देन कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में, राइट। देन यू कम टू द पार्लियामेंट, जैसे हमने देखा था सिलेबस में, आपको तो डिटेल में पढ़ना है पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेज होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक बिल लॉ कैसे बनता है, राइट, और किस किस तरीके की डिस्कशंस हो सकती हैं। इनफैक्ट यू विल आल्सो स्टडी हाउ द बजट इज पास्ड, राइट, सो दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन योर पार्लियामेंट। फिर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिससे आपका होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो लॉ पे जजमेंट देता है, राइट। सो थर्ड यू स्टडी द सुप्रीम कोर्ट। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आपको याद है बचपन से, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, राइट। सिमिलरली वही चीज आप स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटर एंड स्टेट एंड लोअर जुडिशरी। Then we'll come to the third tier of government, which is local governance, जहां आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। आजकल काफी डिस्कशन चल रहा है कि स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा है, या स्मार्ट विलेजेस के बारे में, तो उसके पीछे कैसे ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ड्राइवर्स हो सकती हैं, राइट, दैट you'll study in local governance. Then we come to constitutional bodies like the Election Commission of India, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। देन अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं, जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, बट रिमेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। कमिंग टू द थर्ड, गवर्नेंस एंड वेलफेयर, राइट। अब जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा बेसिक्स पढ़ लिया, नाउ यू विल कम टू अप्लाइंग इट, राइट, हाउ इट इज अप्लाइड। हियर यू विल सी इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, व्हाट इज द मशीनरी बिहाइंड इट, व्हाट आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड हैं। बहुत बात होती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमें ज़रूरत है। आप वीवीपीएटी मशीन्स के बारे में, राइट, या बैलेट, ई बैलेट मशीन्स के बारे में। देन आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट तो दे दिया कि डेमोक्रेटिक हो, आप डेमोक्रेटिक हो मतलब यू विल इलेक्ट योर लीडर, बट व्हाट आर द रूल्स फॉर इलेक्टिंग एंड हाउ विल यू गो अबाउट इलेक्टिंग, एंड all the nitty and gritty of that election is mentioned in the representation of people's act, right. Study the role of civil services in a democracy. आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव दो तरीके का होता है, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें आपके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग आते हैं, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं सिविल सर्विसेज, जो आप लोग बनेंगे, राइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेसी, कैसे, क्यों ऐसा होता है कि बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज हैज बिकम अ बर्डन, राइट, रादर देन अ गेम चेंजर, राइट। क्या रीजंस हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इसे अफेक्ट कर रही हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दैट यू विल स्टडी हियर। देन यू विल स्टडी अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, राइट। कहते हैं कि पुलिस, अगर जनरल परसेप्शन होता है पुलिस इज वेरी करप्ट and it is in the pocket of the politicians. So why is it so? What are the reforms that are recommended? Then you'll study about other regulatory and quasi-judicial bodies जो आप पहले नहीं पढ़ेंगे, right? And government policies, जो major policy announcements have happened in the past year or the past 2 or 3 years, जो flagship policies होंगी, जो continuation में होंगी, that you'll be studying. Then you'll study about the social sector issues, right? For example, you'll study about health, education, skilling, ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया था.
the welfare scheme for vulnerable sections such as women, children, SCs, STs, other backward classes, right? Then you the differently abled, the transgenders, right? So इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे. फिर होता है role of civil society organizations such as NGOs, SHGs. All of these are civil society organizations. They're not part of the government machinery. They are external to the government machinery, right? उनका क्या role है और उनके क्या functioning में hurdles हैं, that you'll study here. Then e-governance and citizen charter, right? This is covered under governance and welfare. Then coming to committees and their reports, right? These are certain very important committees, right? The second ARC or the second Administrative Reforms Commission, काफी extensively इसने recommendations दी for administrative reforms. So इसकी कई सारी reports हैं, and you will need to do certain reports, right? For which reports to do on ARC, we prepared a separate video because that is quite detailed, right? And we'll be providing you with the highlights of each report, right? Just visit our website, brightcareermaker.com. The other important commissions are the Sarkaria Commission, the Panchi Commission, and any other committee or commission that will have been in the current affairs for the year preceding your exam, right? तो वो सारे चीजें आपको करनी जरूरी है from your current affairs. अब आपने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या मतलब सिलेबस में ही क्या नहीं पढ़ना, बस अंदर डिटेल में भी क्या पढ़ना है. नाउ विल कम टू कहाँ से पढ़ना है. अब पॉलिटी में कई लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं. इट इज अ गुड बुक, नो डाउट, बट अगेन लाइक वी मेंशन, इट्स एन एडवांस्ड बुक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द NCERTs. NCERTs form the base of your preparation. You should read the NCERTs क्योंकि वो आपकी clarity देती है understanding में. Several times it happens that basic statement level questions in your prelims are formed from your NCERTs, and a lot of aspirants think that this is something new, this is something I've never studied, right? But that is something very basic. So always study the NCERTs. For Constitution Part 1, your NCERT for class 9, 10 and 11 are very important as basics. Only after doing these you can read Lakshmikant, D.D. Basu, right? And for comparative study of constitutions you can do select constitutions by Kapoor and Kapoor, right? Then in Constitution Part 2 you have to again study 9, 10, 11 NCERTs, right? And in advance Lakshmikant is very important, right? You can also read D.D. Basu, and this book by Subhash Kashyap can also form the base instead of Lakshmikant. So you can either go for Lakshmikant or Subhash Kashyap. Always remember, while reading the Constitution you should have the Bare Act with you if you want, right? It will help you understand a lot of terminologies, right? So the Bare Act means the original text of the act, that is called the Bare Act, B-A-R-E, Bare Act. So you can buy the Indian Constitution by P.K. Bakshi, you can have it, right? It is the Bare Act with several annotations. So those annotations are also useful, and the Bare Act is also there with you. Coming to the governance part, class 9 and 10 NCERTs along with current affairs. If you want to see how to prepare current affairs, you should watch the video on current affairs. It's available on our channel as well as on our website, right? And for advanced level you have to do the latter part of Lakshmikant, as well as there's another book by Lakshmikant called Governance, so you can do that. As for the issues regarding public institutions or governance in India, you can refer to this book. For committees and their reports, Sarkaria and Panchi are discussed in Lakshmikant. Second ARC not so much. For the other ones you have to refer to current affairs. So if you want to go to read the actual ARC report, is present on the DARPG website. Sarkaria Commission and Panchi Commission reports are also present on the Interstate Council websites, right? And we'll also make the highlights available, so that they are already available. If you go to this link, right, they are already available. So if you want to read them, they are present there, right? And if after reading all of this you will need to practice certain questions, right, and to do certain test series. So the practice questions and test series are available on brightcareermaker.com, right? If you have any doubts or any queries, just mention it in the comments below or contact us on these numbers, right?
Thank you and wish you all the best for your preparation.